नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका बहुत स्वागत है। भारतीय लोकसभा चुनाव 2024 अपने उरूज पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीटें लाना चाहते हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दे दिया कि अगर इंडिया अलायंस मतलब कांग्रेस जीतती है तो जिनके पास 2 भैंसें हैं उनसे 1 भैंस छीन लिया जाएगा। इससे पहले उन्होंने बयान दिया था औरतों को देखते हुए कि अगर कांग्रेस जीतती है तो औरतों से मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। ऐसे कई प्रकार के बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दिए जा रहे हैं। इस पर विपक्षी दलों ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। भारत निर्वाचन आयोग के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत भी दी गई है और बहुत सारे नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव में जो जनता का रुख है भाजपा के खिलाफ उसे देखकर बौखलाए हुए हैं और भाजपा की विदाई 2024 में तय है। बहुत सारे सीटों पर मैंने घूम कर लोगों से बातें की हैं, चर्चा विश्लेषण किया है। उन चर्चा विश्लेषण को आपके सामने धीरे धीरे मैं रख रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी सुविधाओं की कमी है, इसलिए मेरी गति कम है, स्पीड कम है। और 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र एक लोकसभा का सीट इम्पॉर्टेंट हो गया है। आज हम एक ऐसे ही सबसे महत्वपूर्ण सीट, लोकसभा सीट जो बिहार में है, उस पर बात करेंगे। उसका कारण यह है कि जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार, अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, वहीं पिछली बार जिस लोकसभा सीट पर हम बात कर रहे थे उस सीट पर कांग्रेस के नेता उसी साल जीते थे जिस साल वास्तव में कांग्रेस को 400 से अधिक सीटें भारत में आई थी। मैं बात कर रहा हूं भागलपुर लोकसभा सीट का। भागलपुर लोकसभा सीट कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के खाते में गया। वहां से चुनाव लड़ रहे हैं अजीत शर्मा। भागलपुर में क्या स्थिति है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्पेनिश के बहुत बड़े स्कॉलर, युवा स्कॉलर और राजनीतिक विश्लेषक जो छात्र राजनीति से लेकर देश की राजनीति पर गहरी समझ रखते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अमृतराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में। धन्यवाद धर्मराज, आपका भी। आप जेएनयू कब आए थे? मैं जेएनयू मतलब साल 2014 में आया था। यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, फिर मास्टर्स किया स्पेनिश में ही, फिर एमफिल किया और अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ। आप 2014 के पहले बिहार में थे या कहीं बाहर थे? नहीं, मेरी इस स्कूल की पढ़ाई और मतलब मेरा एक ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में भी है, तो स्कूल से लेके +2 और फिर भागलपुर विश्वविद्यालय में ही इकोनॉमिक्स की पढ़ाई मैंने की। तो मेरा पूरा पढ़ाई ग्रेजुएशन तक, अगर पहला ग्रेजुएशन की बात करिएगा तो वो भागलपुर में ही है, बिहार में ही है। कुछ दिनों तक मैं पटना में भी रहा जब मैं 12th में इंजीनियरिंग की तैयारी करता था, लेकिन फिर मेरा मन बदल गया। मैं समझ पा रहा था पहले से ही कि इंजीनियर बन के थोड़ी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। इंजीनियर लोगों की स्थिति ख़राब है बहुत, क्योंकि वहाँ भी आप देखेंगे इतनी इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गई अचानक से। वो एक पूरा माहौल था 2011-2012 का कि सभी लोग इंजीनियर बनना चाह रहे थे, और अभी हालत है कि किसी इंजीनियर को इंजीनियरिंग में काम नहीं मिल रहा है, वो बाकी सारा चीज़ कर रहे हैं इंजीनियरिंग छोड़ के। आप पढ़ाई में कैसे थे? ये बहाना तो नहीं है कि आपका साइंस मैथ्स कमज़ोर था तो आप IIT जी नहीं निकाल पाते, ऐसा मन में डर हो सकता है तो आप इंजीनियरिंग की आलोचना कर रहे हैं? नहीं, मैं इंजीनियरिंग की आलोचना इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर था। मैं पढ़ाई में ठीक ही ठाक रहा हूँ। मैं बहुत मतलब ऐसा भी नहीं था कि मैं पहले अटेम्प्ट में IIT निकाल लिया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर मुझे उस कोशिश करते करते मैंने एक ही अटेम्प्ट दिया और मुझे एक चीज़ समझ में आया कि मतलब सब लोग जिधर जा रहे हैं मुझे अभी उधर नहीं जाना है, मुझे थोड़ा कुछ अलग करना है। इसीलिए मैंने भाषा का भी मतलब रास्ता चुना, क्योंकि ये उस वक्त मेरे सारे दोस्तों में से कोई नहीं सोच रहा था, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसको किया जाए, इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग
चीज़ मैं सीख सकता हूँ। और स्पेनिश मैंने चुना क्योंकि मैं उस वक्त जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था तो यूएस इम्पेरियलिज़म के बारे में बहुत कुछ जाना। तो और यूएस इम्पेरियलिज़म का जैसे कि आप जानते हैं कि लैटिन अमेरिका पूरा लैब रहा, उसका लेबोरेटरी रहा, सारा न्यू लिबरलिज़म की जो पॉलिसी थी वो यूनाइटेड स्टेट्स ने सबसे पहले उधर ही लगाया। तो इसीलिए मुझे लगा कि स्पेनिश भाषा सीखा जाए तो बहुत मतलब इस पूरे पूंजीवाद, इस पूरे साम्राज्यवाद की बहुत सारी चीज़ों को और इसके विरोध में जो भी रचनाएं हैं साहित्य से लेके पॉलिटिकल राइटिंग्स, उसको भी समझा जा सकता है। बहुत ही आपने विस्तार से तर्क दिया क्यों आपने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि कुछ भी करना है, फिलहाल इंजीनियरिंग नहीं करनी है। जेएनयू के बारे में आपको पहली बार कब पता चला? जेएनयू के बारे में मैं जहाँ रहता था वहाँ पे पटना में, तो मेरी मुलाकात जिनके घर में मैं रहता था वो भी मतलब वामपंथी विचारधारा से जुड़े रहे, बहुत लंबा समय से उनका एक्सपीरियंस रहा, तो उनसे भी पता चला। और मेरे दादाजी भी हमेशा बात करते थे जेएनयू के बारे में। तो एक घर में था माहौल, लेकिन जेएनयू के बारे में सब लोग बोलते थे जेएनयू में पढ़ना चाहिए। लेकिन जैसा कि बिहार में एक बन जाता है कि अगर आप गणित में अच्छे नहीं हैं तो आपको अच्छा विद्यार्थी माना नहीं जाता। तो मैं गणित में अच्छा रहा, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं गणित नहीं जानता था, समझता नहीं था, मैं बहुत मतलब अव्वल स्टूडेंट नहीं रहा गणित का। तो इसीलिए पहला जो तैयारी मैंने भी किया वो इंजीनियरिंग के लिए किया, लेकिन देखा जब कि नहीं, मतलब बहुत कंपटीशन है। और आप भरोसा नहीं करोगे, मैं पहली बार जब आईआईटी का एग्ज़ाम देने गया तो मेरा सेंटर पड़ा था रांची। तो मुझे पहली बार अकेला जाना पड़ा और मैंने देखा कि क्या भीड़ है। जो बिहार के सारे हम लोग स्टूडेंट्स थे, हम लोग को रांची जाना था, टिकट नहीं मिला, पहले से रिजर्वेशन नहीं कराए थे ऑब्वियसली, लेकिन जनरल बॉगी का हाल जान ही रहे। तो उस वक्त तो एकदम मतलब असहनीय हो गया, लेकिन किसी तरह दरवाजे पे बैठ के हम लोग गए, एग्ज़ाम दिए। तो एक बहुत भीड़ देख के भी मेरा मन उचट गया इतना। अच्छा, कि इतना भीड़ में मतलब कुछ करते हैं जहाँ पे कि थोड़ा सीखा जा सके। बिहारी भाषा में कहें तो आपने जो आईआईटी के नाम पर, इंजीनियरिंग के नाम पर जो शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, भेड़िया धसान जिसको बिहार में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, भेड़िया धसान, भीड़ को देख के आपकी रुचि खत्म हो गई, आपका रुझान बिल्कुल। और आप अभी भी देखिएगा, और मैं आपको बात कर रहा हूँ 2010-2011 की, पटना में कोचिंग सेंटर एकदम इस तरह से फ्लरिश कर रहा था। और एक बहुत बड़ा, मुझे याद है कि 2009 के आसपास, 9-10 के आसपास एक बहुत बड़ा स्टूडेंट का मतलब मूवमेंट भी रहा पटना में, जिसमें कि स्टूडेंट्स बहुत गुस्सा गए कोचिंग मास्टरों के रवैयों के खिलाफ। और मतलब एक पूरा एकदम जन आंदोलन हुआ, एकदम आप स्पॉन्टेनियस जन आंदोलन हुआ, स्टूडेंट्स उसमें भाग लिए। और मतलब बहुत सारे, मतलब थोड़ा आक्रोश था, तो कुछ टीचर के यहाँ जाके उनका थोड़ा कोचिंग सेंटर को तोड़ फोड़ भी दिया। तो कोचिंग सेंटर आप देखिएगा पटना में कुछ इलाके जैसे मुसल्लमपुर, बाजार समिति, तो एक अगर कोचिंग ख़त्म होगा, एक बैच ख़त्म होगा तो रास्ता में ऐसे जाम लग जाता है, लगता है कि क्या हो गया, मतलब छात्रों का समुंदर बह गया। और उसमें से कुछ लोग हैं जो कि आईआईटी निकाल पाते हैं, बाकी लोग मतलब 2 साल 3 साल, मेडिकल वाले तो और मतलब 3-4 साल मतलब पढ़ाई करके बाद में थोड़ा हताश हो जाते हैं। तो मैं उस हताशा से भी बचना चाहता, मैं पहले ही निकल लिया। आपके जवाबों को सुन के लगता है कि आपके घर में ही ऐसा परिवेश रहा है, शिक्षा के प्रति एक पागलपन नहीं है उच्च शिक्षा के प्रति, बल्कि एक गंभीर दृष्टि है कि शिक्षा का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है। जहाँ एक और शिक्षा व्यावसायीकरण का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है, ऐसे में बड़ा मुश्किल है ऐसा परिवार ढूंढ पाना बिहार जैसे राज्य में जो शिक्षा को वास्तव में जीवन मुक्ति का एक रास्ता माने। बहरहाल आप भागलपुर में रचे बसे लगते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आपने +2 भी वहीं से किया, आपने बीए भी वहाँ से कर लिया और आपने कॉन्शियसली डिसीजन लिया जेएनयू आने का। तो आपका पूरा वैचारिक विकास एक प्रकार से मुझे जो लगता है कि भागलपुर में आपका हो चुका था। जी। आप भागलपुर में
छात्र राजनीति करते थे? नहीं, भागलपुर में बिल्कुल मैं छात्र राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ था। हालाँकि जब मैं पटना में रहता था तो पटना एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग जगह है पॉलिटिकली। वहाँ पे अगर आप पटना जाइएगा तो आपको हर मतलब जो पुराने सोशलिस्ट लोग हैं, जो सोशलिस्ट खेमे के लोग हैं, और ये सोशलिस्ट मैं ये नहीं मुलायम सिंह या वो वाला सोशलिस्ट नहीं बोल रहा हूँ, जो अब सत्ताधारी समाजवादी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, सत्ताधारी आप वो लोग समाजवादी कर रहे हैं जो आदर्शवादी थे। नहीं, आदर्शवादी नहीं, मैं बोलूँगा जो डायलेक्टिकल मटेरियलिस्ट थे। अच्छा। जो वामपंथी थे और जो एक मतलब संघर्ष के बाद एक बहुत जो 70, 80, 90 का जो एक वामपंथी संघर्ष था, उन सब से निकले हुए छात्र, उन दिनों के छात्र आंदोलन से निकले हुए सारे जो नेता थे, तो वो सारे लोगों का मैं एक देख पाता था कि वो कितनी निष्ठा से लगे रहते थे हमेशा मज़दूरों की बात करते हुए, छात्रों की बात करते हुए पटना यूनिवर्सिटी में। और मुझे याद है कि मतलब 2010, 11, 12 के जब मैं पटना में था तो एक मुजफ्फरपुर में एस्बेस्टस जो होता है उसके खिलाफ किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन था, क्योंकि वो शायद इंडस्ट्री उधर लगने वाली थी और उससे कैंसर का ख़तरा बहुत था। तो उसको लेके मैंने देखा कि वहाँ के जो नेता लोग थे, जो सोशलिस्ट नेता थे, उन लोगों ने, जो कम्युनिस्ट थे, उन लोगों ने बहुत बड़ा एक जन आंदोलन किया, मुख्यमंत्री के पास गए, अपना विरोध प्रदर्शन किया। तो मैं वहाँ उन सब चीज़ों को मैं जुड़ा रहा, उन सब चीज़ों को गौर से देखता रहा। तो जेएनयू आने के पहले मुझे एक जेएनयू आने के लिए वो भी एक मेरा एक उत्साह था, आकर्षण का कारण था कि चलिए यहाँ भी राजनीति होती है, जन मुद्दों की बात होती है, और जो मज़दूर हैं देश के, जो किसान हैं देश के, उनकी बात होती है। जो सबसे मतलब निचले पायदान पे खड़ा है इंसान, जो मेहनत करता है और उसको उसके मेहनत का फल नहीं मिलता है, उसकी बात होती है जेएनयू। तो ये भी एक आकर्षण था मेरा कि ठीक है, मतलब साइंस पढ़ लिए, थोड़ा समझ गए, लेकिन अब थोड़ा समाज को भी समझा जाए, थोड़ा साहित्य को भी समझा जाए। आपके घर में कोई राजनीति में है, तो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, राजनीति करते हैं, कोई है? मेरे दादाजी शुरू दिन से सीपीआई से जुड़े रहे। अच्छा। और क्या नाम था आपके दादाजी? मेरे दादाजी का नाम कृष्णदेव यादव था। हाँ। और वो जुड़े रहे सीपीआई में लंबा। भागलपुर से विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने, नाथनगर से, भागलपुर से नहीं, नाथनगर है जो हमारा, जहाँ मेरा घर हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं? कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं लड़े थे, बाद के दिनों में इंडिपेंडेंट लड़ा था उन्होंने। अच्छा। लेकिन वो लंबे समय से सीपीआई से जुड़े रहे और सीपीआई की ही उन्होंने राजनीति अंत तक की। मैं हमेशा अपने दादाजी को देखता था कि जो गांव में जाना, जहाँ के अभी भी आप देखिएगा कि मेरे गांव का जो माहौल है, वहाँ पे भी जातिवाद बहुत है अभी भी। और मैं छठ पूजा में देखता हूँ कि छठ पूजा को बहुत बिहार में बात किया जाता है, लेकिन सभी जातों का मैं देखता हूँ घाट बटा रहता है। अपर कास्ट उधर रहेगा, फिर जो मिडिल कास्ट है वो इधर रहेगा, और जो दलित हैं उधर रहेंगे। और दलितों को भोज में भी नहीं बुलाया जाता है, दलितों को राशन वगैरह दे दिया जाएगा। एक समाज मतलब कि है, कम्युनिटी में है तो एक संबंध भी रखना है, लेकिन दूर से संबंध रखना है उनसे, उनको सब चीज़ में शामिल नहीं किया जाएगा। तो उस चीज़ों में दादाजी मेरे 70-80 के दशक से ही उन सब चीज़ों के खिलाफ़ लड़ते रहे। मतलब दलितों के बीच वो मतलब मेरे गांव में दलित के भी नेता रहे, उनके बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना। क्योंकि आप देखिएगा कि गांव में ऐसा होता है कि अगर जो दलित हैं उन पे अगर केस हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो पुलिस महकमा है उनमें उनकी उतनी पहुंच नहीं रहती है। तो दादाजी हमेशा उनके साथ रहते थे, उनके साथ जाना, थाना में बात करना, उन पे जो गलत केसेस होते थे उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए उसके ख़िलाफ़ बोलना। तो मेरे घर में मेरे दादाजी और फिर मेरे पिताजी भी अभी आरजेडी से जुड़े हुए हैं, नाथनगर के प्रखंड के अध्यक्ष हैं वो आरजेडी के। तो घर क्या में नाम है आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम अशोक कुमार राकेश है। तो
मेरे पिताजी जुड़े हुए हैं, बहुत ज़मीनी स्तर के नेता हैं और इस बार भी इलेक्शन में मैं तो रहा थोड़ा दिन मुझे, लेकिन मैं अपने पापा से हमेशा बात करते रहता हूं और उन्हीं के थ्रू मैं भागलपुर के इलेक्शंस को भी जानता रहता हूं। हर दिन हमारी बात होती है शाम में कि अच्छा आज कैंपेनिंग करके लौटे, आज का क्या था आपका एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा है। तो जितना भी मेरा जानकारी है भागलपुर के बारे में, अभी भागलपुर के इलेक्शंस के बारे में, वो मेरे पिताजी के थ्रू ही है मेरा। आपने बहुत ही अच्छे से अपनी पृष्ठभूमि को रखा और आपने बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी में भले ही राष्ट्रीय स्तर पर जाति के विमर्श को स्वीकारने में करीब 100 साल लग गए हैं और हाल में ही जाति का सवाल अब कम्युनिस्ट पार्टी में भी केंद्र में आ गया है, लेकिन जो पुराने नेता थे आपके दादाजी केडी यादव जी, कृष्णदेव यादव जी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और वो तब भी ज़मीनी नेता थे और इस बात को समझते थे कि जातिवाद का दंश भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है। आपके राजनीतिक अनुभव को देखकर लगता है कि आपके घर में राजनीति पारिवारिक विमर्श में बहुत ही केंद्र में रहा है। हाँ, और पता नहीं बिहार का जो मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, मैंने दादाजी से भी सुना और मेरे अंकल वो भी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे, उनसे भी मैंने जो भी सुना कि ऐसा नहीं रहा कि कम्युनिस्ट पार्टियों में बिहार में स्पेशली दलितों या फिर जाति के मुद्दों को नकारा गया कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर। आप अगर बिहार का पूरा एंटी फ्यूडल स्ट्रगल देखें, जो कि एक बहुत ही फियर्स स्ट्रगल था, ऐसा नहीं था वो स्ट्रगल कि बस जाके आज आंदोलन कर देना है फिर घर आ जाना है, बल्कि वहाँ पे जीवन मरण का संघर्ष था, जो वहाँ के सामंतों से सीधे टकराना। तो आप अगर एंटी फ्यूडल स्ट्रगल को भी बिहार का देखें तो वो एक, मुझे लगता है कि वो एंटी कास्ट स्ट्रगल भी रहा है और कम्युनिस्टों का उसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा रहा है। मुझे लगता है कि कम्युनिस्टों ने वो जो 70, 80 के 90 में जो कम्युनिस्टों का संघर्ष रहा, जिसमें कि उन्होंने मतलब जाति के खिलाफ भी लड़ा, उसको लेकिन उन्होंने उस तरीके से पेश नहीं किया, क्योंकि एक मोटी समझदारी थी कि नहीं, क्लास स्ट्रगल को ज़्यादा वैल्यू देना है। स्ट्रगल जो नीचे में था, आखिर अगर आप सामंतवाद के खिलाफ लड़ रहे थे तो आप किसको लेके लड़ रहे थे? आप मतलब चमार जाति के लोगों को लेके लड़ रहे थे, जो कि जैसे कि लिबरेशन की बात करिए, उनको चमार जाति का पार्टी भी कहा जाता है। तो एंटी फ्यूडल स्ट्रगल हमेशा से एंटी कास्ट स्ट्रगल रहा और कम्युनिस्ट इस बात को समझते भी रहे कि जाति के खिलाफ बिना लड़े भारत में कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन उसको उस तरीके से अपने भाषणों में, अपने लेखों में उन्होंने उस तरह से, मुझे लगता है कि उस तरह से फोर्स करके नहीं डाला, जो कि मुझे लगता है कि रोहित वेमुला का जो आंदोलन, मतलब पूरा रोहित वेमुला के डेथ के बाद जो भी आंदोलन चला है, उनके इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बाद जो भी आंदोलन चला है, उसमें कम्युनिस्टों ने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि नहीं, अब इसको जो स्ट्रगल रहा है उसको हम लोगों को बोलना भी पड़ेगा और इसको मुख्य रूप से ब्राह्मणवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, दोनों को हम लोग को, दोनों लड़ाई को शामिल करना पड़ेगा। सिर्फ पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई कह के चलेगा नहीं, बल्कि भारत में पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दोनों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। भागलपुर में आखिरी बार जो डेटा है, अभी बिहार लोकसभा सीटों पर पूरे देश की नज़र है, जहां एक तरफ से अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीटें लाने को तैयार हैं। हर रोज़ कुछ न कुछ विवादित बयान देते हैं। ऐसे में जो विपक्षी दलों के लोग हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, सारे लोगों की नज़र है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीटें कहाँ से लाएंगे। बिहार में जहाँ 40 से 39 सीटें पिछली बार भाजपा गठबंधन को गई थी, उत्तर प्रदेश में 80 में से 65 सीटें जहाँ भाजपा ने जीती थी, पूरा राजस्थान का 25 लोकसभा सीधे भाजपा ने जीता था, पूरा गुजरात का लोकसभा सीट भाजपा ने जीता था। ऐसे में बिहार में कड़ा टक्कर 2024 के लोकसभा चुनाव में है। विश्लेषकों का कहना है कि इस बार 10 से 15 सीटें तो इंडिया गठबंधन को बिहार में मिलेंगी ही। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। आप भागलपुर से आते हैं। भागलपुर में इंडिया गठबंधन ने
अपना भरोसा जताया है अजीत शर्मा जी पर। अजीत शर्मा जी के बारे में कुछ बताइए। अजीत शर्मा जी किस प्रकार के नेता रहे हैं? क्या पुराने कांग्रेस के नेता हैं या वो भी पैराशूटेड लीडर हैं? नहीं, रहे तो वो पुराने कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन दिक्कत है कि भागलपुर का जो इलेक्शन है, चाहे उसमें एनडीए का जो प्रत्याशी है अजय मंडल के बारे में, मतलब अजीत शर्मा से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात कहना चाहूँगा कि अजय मंडल को पिछले 5 साल तक रहे भागलपुर में, और जब भी उनको पूछा गया कुछ काम के लिए कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अपने क्षेत्र क्यों नहीं घूमते हैं, तो उनका यही जवाब रहा है कि वोट तो आपने मोदी जी को दिया, हमको थोड़ी दिया है। तो उस हिसाब से अगर अजय मंडल के कंपैरिजन में आप समझिए तो अजीत शर्मा मतलब लोकप्रिय नेता रहे हैं, बहुत दिनों से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, और बहुत उन्होंने विधानसभा के चुनाव भी लड़े, हारे भी, लेकिन जैसा कि हाल है अभी देश में कि कुछ लोग हार गए तो चले गए, तो वो शिफ्ट नहीं किए हैं। तो इस बार भागलपुर की जनता ने उन पे भरोसा जताया है कि कम से कम इनको अगर वोट दिया जाए तो ये कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि ये भी एक बड़ा समस्या है कि आप वोट किसी और को देंगे। और नीतीश कुमार तो ये मतलब बिहार में मतलब एक अलग तरह का मतलब परिपाटी चालू कर दिए हैं कि वोट इधर से लेंगे, चले उधर जाएंगे, उधर रहेंगे, इधर आएंगे। तो उस सेंस में अजीत शर्मा पे इस बार भरोसा जताया है, और पूरे भागलपुर का इस बार माहौल जो है वो अजीत शर्मा के फेवर में है, क्योंकि अजय जो भाजपा है, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, वो उन्होंने 5 साल में भागलपुर में कुछ भी काम नहीं किया, कुछ काम होता दिखा ही नहीं हम लोगों को। तो इस बार अजीत शर्मा पे इसलिए भी भरोसा जताया गया है क्योंकि भागलपुर में पिछले दिनों बीजेपी कुछ सांप्रदाय मतलब कम्युनल लाइन पे भी कुछ पॉलिटिक्स करना चाहिए। रामनवमी में भी एक छोटा मोटा झड़प हो गया, जो कि जैसा कि आप जानते हैं भागलपुर जो 89 का दंगा रहा है भागलपुर का, बहुत ही मशहूर है, बहुत ही इनफेमस है, और बहुत ही मतलब एक बुरा मतलब हाँ, एक चैप्टर है भागलपुर का। तो उसमें से कोई भी भागलपुर का जो सिटीजन है वो नहीं चाहता है कि इस तरीके का फिर से माहौल बने। अभी का माहौल उतना बुरा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा और प्रधानमंत्री का भी बयान आता रहता है, तो जो वहाँ के सजग नागरिक है, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम है, उन लोगों को ये डर है कि अगर इस तरह से भाजपा जीतते रहेगी तो भागलपुर, क्योंकि एक इतिहास भी रहा है 89 के दंगे का, तो वो कम्युनल माहौल नहीं बनने देना है। तो इस बार इसीलिए सब लोगों ने अजीत शर्मा पे अपना भरोसा दिखाया है। आपको क्या लगता है कि अजीत शर्मा बहुत बड़े, जो मैंने बहुत सारे लोगों से बातें की, अजीत शर्मा के बारे में कहा जाता है कि वो पैसे के दम पे बड़े नेता बने हुए हैं। क्या करते हैं अजीत शर्मा? देखिए, पैसे के दम पे तो मतलब सारे नेता हैं, इसमें से तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई दो राय है। पैसे के दम पे ही है पूरा ये जो इलेक्शन है, वो तो बिना पैसे के होता नहीं है। तो ऑब्वियसली पैसे के दम पे ही है सारा कुछ, चाहे वो एनडीए का प्रत्याशी है भागलपुर में, या फिर इंडिया का प्रत्याशी, या फिर जो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी भी हैं। पैसा तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही इस पूरे जो चुनाव में, इस पूरे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। आपको क्या लगता है भागलपुर के जो प्रत्याशी हैं अजीत शर्मा जी भूमिहार जाति से आते हैं, सवर्ण है। अजय मंडल जाहिर सी बात हो ओबीसी होंगे, या तो अति पिछड़ा भी हो सकते हैं, धानुक भी हो सकते हैं। भागलपुर में मंडल यादव जाति के लोग भी लिखते हैं, वह भी हो सकते हैं। वो आप ही बताएंगे अजय मंडल जी किस जाति से आते हैं। अजीत शर्मा जी के बारे में तो पूरा देश अब जानता है, वो भूमिहार जाति के हैं और दबंग नेता की छवि है, कांग्रेस के बड़े नेता की छवि के रूप में उभर रहे हैं अजीत शर्मा जी। आपको लगता है कि उनका भूमिहार होने के कारण दलित पिछड़ों में उनके प्रति एक डर, अविश्वास है, और अजय मंडल को वोट दिया होगा लोगों ने चुपके से? डेफिनेटली देखिए, अजय मंडल क्योंकि पिछड़ी जाति से आते हैं, तो उनको थोड़ा दलित वोट, थोड़ा पिछड़ी जाति का वोट, जो मंडल जाति का वोट है, उनको जो भी मुझे जहाँ तक पता चला है वो ठीक ठाक गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार अजीत शर्मा को पिछड़ी जातियों का वोट
भूमियारों का वोट, ब्राह्मणों का वोट, राजपूतों का वोट नहीं मिला है। इस बार पहले होता था कि जो एनडीए का प्रत्याशी होता था उन्हीं को जाता था, क्योंकि आप देखिए गांव भी थोड़ा जो है हमारा बदल गया है। जो पहले जो गांव में जो डोमिनेंट कास्ट था, जो अपर कास्ट था, वो धीरे धीरे पलायन किया शहर की तरफ। तो अभी जो दलित जातियों का सीधा कॉन्फ्रंटेशन बनता है वो पिछड़ी जातियों से बन जाता है गांव में। तो उसमें कहीं ना कहीं दलित जातियों को भी एक डर रहता है कि नहीं, मतलब थोड़ा अगर मान लीजिए कि थोड़ा लालू यादव का पार्टी जीत जाता है तो थोड़ा ये मतलब यादवों का वर्चस्व बढ़ जाएगा, मतलब वो थोड़ा उधर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। लेकिन इस बार का ये हमेशा डर रहा और इसीलिए दलित लोग वोट करते रहे हैं। मतलब पिछले 2 बार से तो कम से कम दलित लोगों ने भाजपा को वोट किया। लेकिन इस बार क्योंकि इस कदर बेरोज़गारी है और मैं अपने गांव से देखता हूँ और भागलपुर के आप अगर गांव में देखिएगा तो लोगों को नौकरी के लिए एज अ मज़दूर बन के बाहर जाना पड़ता है और वहाँ बहुत तरह की समस्या हो रही है। सिर्फ राशन मिलने से चीज़ें नहीं सॉल्व होती दिख रही हैं। तो इस बार मुझे लग रहा है कि दलितों का जो एक झुकाव है वो मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ है, क्योंकि मैसेज नीचे तक पहुंचा है। एक संगठन के रूप में भागलपुर में कांग्रेस राजद जो इंडिया गठबंधन है वो अपने आप को मजबूत की है और जो भी मैनिफेस्टो में है इंडिया का वो नीचे तक गया है। तो इस बार दलित जातियाँ, पिछड़ी जातियाँ, भूमियार लोग, अपर कास्ट भी और ब्राह्मण भी, भूमियार भी, राजपूत भी, सारे लोग ने एक अपना मन बनाया है कि इस बार एनडीए को भागलपुर में नहीं जीतने देना है। अजीत शर्मा जी एक और कारण से बहुत फेमस हैं। उनकी बेटी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, बहुत सुंदर है। क्या नाम है उनका? नेहा शर्मा। वो तो मतलब बॉलीवुड की प्रसिद्ध मतलब एक्ट्रेस हैं और अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए हर बार वो इलेक्शन में आती हैं। इस बार भी वो आई और जहाँ तक बात हो रही थी कि उनकी लड़ने की भी बात चल रही थी कि वो भी हो सकता है कि भागलपुर से इस बार लड़ सकती हैं, मगर कुछ कारणों से इस बार अजीत शर्मा ही लड़े हैं। तो एक अजीत शर्मा बेटा है या इकलौती बेटी ही है? शायद 2 बेटी ही हैं, मुझे ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं पता। लेकिन हाँ। क्योंकि उनका इलेक्शन में हमेशा नेहा शर्मा आती हैं और उनका एक फ़ैन फॉलोइंग भी है अजीत शर्मा के साथ साथ, हाँ, युवाओं में है। तो उनके आने से भी मुझे लगता है कि थोड़ा वोट का परसेंटेज अजीत शर्मा की तरफ बढ़ता है। फ़ैन फॉलोइंग है, आपकी राय क्या है? किसको लेके? नेहा जी को लेके। आप अच्छी अदाकारा हैं, मतलब उनका मैंने कुछ गाने सुने हैं, बहुत मूवीज़ तो नहीं देखा है उनका, लेकिन गानों में जहाँ तक मैंने उनको देखा है अच्छी एक्ट्रेस है वो। वाह, क्या बात है। मतलब आपके लिए प्राइड की भी बात होगी कि भागलपुर की एक अदाकारा बॉलीवुड तक पहुंची हैं और इस मकाम तक पहुंची हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी मतलब शहर से अगर कोई इस तरीके का निकलता है तो मतलब हम लोग जब बात करते हैं, क्योंकि भारत एक विचित्र मतलब देश भी तो है। जब भागलपुर में रहते हैं तो हम लोग अपने गांव को लेके कहते हैं कि मेरा गांव में देखो ये है, ये आदमी निकला मेरे गांव से। जब पटना चले जाते हैं तो वहाँ पे मतलब भागलपुर को गांव का वो मसला सॉल्व हो जाता है, फिर बोलने लगते हैं नहीं भागलपुर से देखो ये है। जब दिल्ली आ गए तब अब दिल्ली में हम लोग पूरे बिहार को देखते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है बिहार में, और यही इसका भारत की ये जो डाइवर्सिटी है, जो मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यही इसका मुझे लगता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव पार्ट है। और इसीलिए यहाँ पे फांसीवाद भी कितना भी कोशिश करने पे इस तरह से पौ नहीं जमा सकता है, क्योंकि समाज में बहुत सारे मुद्दे हैं, आप होमोजेनाइज नहीं कर सकेंगे इतना जल्दी। जहाँ एक एक सीट के लिए घोर संघर्ष हो रहा है पक्ष और विपक्षी पार्टियों में, आपके हिसाब से भागलपुर में अजीत शर्मा जी जीत रहे हैं? उनका माहौल है इस बार, अजीत शर्मा का माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अजय मंडल का मुझे लगता है जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ एक गुस्सा भी है, उनसे एक नाराज़गी है लोगों की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उनसे जब
लोगों ने पूछा, जब स्थानीय लोगों ने पूछा कि आप तो नेता बन गए, 5 साल रहे, लेकिन आप कभी आए नहीं, तो उनका थोड़ा जवाब भी ऐसा ही रहता था कि मोदी जी को वोट दिए तो मोदी जी के पास जाइए, हाँ, मोदी मेरे जी को पास वोट मत। दिए हैं आप लोग। तो इस और उस तरह से कोई भी डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ। और जिस प्रकार से इस बार तेजस्वी ने नौकरियां बांटी नहीं, मतलब नौकरियां दी, तो उसका एक बहुत ही पॉजिटिव असर रहा है, मतलब इस बार रहेगा बिहार के इलेक्शन में। और सभी लोग बात कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कि कम से कम 15 से 20 सीट्स तो इस बार गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को, हाँ इंडिया गठबंधन को, 40 में से 15 से 20, हाँ 15 से 20 इंडिया गठबंधन को आ सकता है। हाँ, आ सकता है और आना भी चाहिए, क्योंकि बिहार में आप देखिए कि नौकरी का पहले तो बहुत दिन से कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी चल रहा था सारे शिक्षकों का। तो तेजस्वी जिस तरीके से आके जो थोड़ा दिन ही सरकार चला पाए, वो उसमें जब वो नौकरी दिए, तो वो एक लोगों में उससे थोड़ा एक उम्मीद जागा है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकारें कुछ कर नहीं सकती हैं, बल्कि ये सरकारें जानबूझ के नहीं करना चाहती हैं, जानबूझ के सब चीज़ प्राइवेटाइज़ करना चाहती है, जानबूझ के लोगों को परमानेंट नहीं करना चाहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे रखना चाहती हैं, जानबूझ के स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं बढ़ाना चाहती है। लेकिन अगर कोई नेता है जो कि थोड़ा विल पावर दिखाए, तो ये संभव है, तो उससे एक पॉजिटिव माहौल है। और इस बार वो पॉजिटिव माहौल वोट में भी ट्रांसफ़र होगा, सिर्फ वो माहौल बन के नहीं रहेगा। आपने बिहार के बारे में कह दिया है, अपनी राय व्यक्त कर दिया है, अपनी बात कि 40 में से 15 से 20 इंडिया गठबंधन को। पूरे देश में मोदी जी का जो टारगेट है 400 लोकसभा सीटों का लक्ष्य है, आपको क्या लगता है कितना भाजपा गठबंधन कितनी सीटें ला पाएगा? 400 ले आएंगे? 400 तो इस बार एकदम इम्पॉसिबल लग रहा है। जो भी हो, अगर मतलब इस बार से कायदे से 10 साल लोगों ने उनको मौका दिया मोदी जी को देश चलाने का, और ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत सीट दिया, मतलब किसी तरीके से चलाने दिया, बल्कि पूरा समर्थन दिया सभी लोगों ने। लेकिन आज भी देखिए, जब रैली वो कर रहे हैं, तो वो अपने काम पे वोट कहाँ मांग पा रहे हैं? वो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और ये बहुत ही, मतलब एज ए सिटीजन हम लोगों को बहुत अफसोसजनक लगता है कि 10 साल तक जनता ने आप पे इतना भरोसा जताया और आप एक मुद्दे की बात नहीं कर पा रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोगों ने इतना दिया, आप लोग को इतने करोड़ युवाओं को नौकरी दी, इतने मतलब हम लोगों ने यूनिवर्सिटी खोले, इतने हम लोगों ने अस्पताल खोले। आप जाके देख लीजिए किसी भी अस्पताल का हालत। और मुझे लगता है कि ये मतलब लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो गरीब है, जो बिहार से भी लोग आते हैं, सब लोग हम लोग अगर बिहार में इलाज नहीं हो पाता है किसी का, सब लोग हम लोग एम्स सफदरजंग आते हैं। क्या हालात है एम्स और सफदरजंग का? लोगों को देखिए किस तरीके से वो सड़क पे रात में कुछ चादर बिछा के पड़े रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो मेदांता में जाके, वो और बड़े अस्पतालों में जाके इलाज नहीं करा सकते हैं। तो इस मतलब मोदी जी का ये 10 साल एक कंप्लीट फेल्योर रहा है। और इस बार जनता, मुझे नहीं लगता है कि कायदे से तो जनता को इस बार उनको हराना चाहिए, लेकिन अगर सरकार वो बना भी लें तो इस बार मजबूत उस तरीके का जन समर्थन तो उनके साथ बिल्कुल नहीं है जिस तरह का पिछले 2 बार रहा उनका। फिर भी आपके मन में एक शंका है कि बहुमत का आंकड़ा भाजपा छू लेगी? बहुमत का आंकड़ा भाजपा छू लेगी, ये शंका इसीलिए है क्योंकि बयान को देख के लगता है, जो भी बयान आ रहे हैं, कि पोलराइज़ करने का कोशिश किया जा रहा है। और भारत का जो सोसाइटी है वो अभी भी मुझे लगता है कि ये समझ नहीं पाया है कि पोलराइज़ करके, हिंदू मुस्लिम करके एक्चुअली हम ही लोग अपने मुद्दों को भटका रहे हैं। अगर जो सरकारी संस्थानें हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वो उनकी गुणवत्ता को अगर नहीं मेंटेन किया जा रहा है, तो इससे जो पिछड़ा तबका का आदमी है, जो लोअर क्लास का आदमी है, जो पिछड़े कास्ट का आदमी है, वही लोग सफ़र करेंगे, दलित सफ़र करेंगे। ये नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। वो लोग अभी भी अपने आप को हिंदू मान के गुस्से में आके अपना
खून खौला के वोट दे रहे हैं और सभी चीज़ों पे मतलब जो भी मतलब जो असुविधाएं हो रही हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है, पूरा व्यवस्था लचर पचर हो चुका है, उसको वो लोग उस पे उन लोगों का खून नहीं खौल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कॉमनलाइज करने का एक इंटेंशन है इस पूरे इलेक्शन को, आने वाले चरणों को, तो उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मोदी जी सफल हो गए तो हो सकता है कि इस बार सरकार भी बना ले। लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कहीं कि हो सकता है कि इस बार ये जो उनका मतलब प्राइवेटाइजेशन का रथ है और ये जो एंटी मतलब जन रथ है, वो कहीं ना कहीं इस बार जनता उस पर लगाम भी लगा सकती है। मोदी जी ने एक बयान दिया है, बड़ा रोचक है। उसमें कई प्रकार के बयान आए हैं नेताओं के। जैसा कि आपने अपने दादाजी का नाम केडी यादव बताया, तो जाहिर सी बात है आप यादव जाति से हैं जी। आपके घर में भैंस है? नहीं, मेरे घर में अभी तो नहीं है। पहले एक ज़माने में शायद हुआ करता था। दादाजी जब वो सरकारी शिक्षक थे तो एक समय वो रखा करते थे, अभी तो नहीं है। मोदी जी ने बयान दिया है कि अगर कांग्रेस गठबंधन जीती तो 2 भैंस में से 1 भैंस छीन लिया जाएगा। क्या बिहार में जो लालू यादव जी को देखकर एक बड़ी आबादी भाजपा के खिलाफ वोट करती है, उत्तर प्रदेश में माननीय स्वर्गीय मुलायम जी को देखकर एक बड़ी आबादी यादवों की भाजपा के खिलाफ वोट करती रही है, और तमाम जगह पर तो भैंस के बारे में एक जातिवादी धारणा है लोगों का कि यादव लोग ही भैंस पालते हैं ज़्यादा। कहीं ना कहीं गरीब यादवों में भी जो रिमोट हैं, जिनके पास अभी शिक्षा नहीं पहुंची है, सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंची है, स्टेट का हस्तक्षेप जहां नहीं पहुंचा है, आपको लगता है कि कोई भी यादव, गरीब से गरीब या अनपढ़ से अशिक्षित यादव या पिछड़ी जाति जो जानवर गाय भैंस ये सब करके ही आजीविका चलाते रहें, कहीं ना कहीं मोदी जी के इस बयान से ठगे जाएंगे कि 1 भैंस छीन लेगी कांग्रेस? देखिए, मुझे तो लगता है कि जो गांव की जनता है, जो जिस आप बोल रहे हैं, जो एकदम मार्जिनलाइज्ड है, वो समझदार है बहुत। इन सारे बयानों का असर वो मुझे लग रहा है शहरी जनता पे होगा, जो कि उनके भक्त बने हुए हैं। गांव की जो जनता है वो लोग बखूबी समझती है कि उनका गाय और बैल और भैंस कोई नहीं छीनने जा रहा है। ये जो लोग हकीकत, समाज के हकीकत से कटे हैं, जिन्होंने कभी मतलब गांव को नहीं देखा है, जो शहर में बैठ के मतलब न्यूज़ चैनल से अपना ज्ञान वर्धन करते रहते हैं, उन लोगों को उस भैंस छीनने का ज़्यादा डर लगेगा, और वो लोग उसको एक मुद्दा बना के एक कैंपेन करने का कोशिश करेंगे। बाकी गांव में सब लोग जानते हैं, कोई किसी का भैंस नहीं छीन पाता है। और अगर आप गांव में देखिएगा तो सुबह के समय में मतलब जो दोपहर मतलब सुबह नहीं 10-11 बजे के समय में सब लोग अपनी भैंसों को लेके निकलते हैं और मतलब चराने के लिए, और भैंस मतलब वहाँ पे आराम से चरती रहती हैं, मतलब खुले में चरती रहते हैं। हाँ, और वहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि सब लोग भैंस को गाइड कर रहा है, और भैंसों को भी पता है वो कहाँ जा रही हैं, कहाँ पीछे सुरक्षा में जा रहा है। हाँ, स्वतंत्र छोड़ देते हैं वो और फिर वो चर उड़ के उनका टाइम हो गया, वो अपने आप। अच्छा, भैंसों को भी अपने घर का पता है, वो कहीं जाने वाली नहीं है, और कोई कहीं का ना किसी का कोई मंगलसूत्र छीनेगा और ना ही कोई किसी का भैंस छीनेगा। बड़ा आश्चर्य का बात है कि मुद्दों की बात नहीं करके प्रधानमंत्री को अचानक भैंस कहाँ से याद आ गई। मतलब इसका जवाब देते नहीं बन रहा है कि इसका जवाब क्या दिया जाए। एक हट के सवाल पूछता हूँ। कांचा इलाया, आप तो बहुत बड़े स्कॉलर हैं स्पेनिश और लिटरेचर में, और भारतीय साहित्य में भी आपकी बड़ी दिलचस्पी है। कांचा इलाया का नाम आपने सुना ही होगा जी। उन्होंने किताब लिखी थी बफेलो नेशनलिज्म। मोदी जी ने कहा कांग्रेस भैंस छीन लेगी। मोदी जी और भाजपा राजनीति आरएसएस करते हैं गाय की, और भाषण में कह रहे हैं भैंस छीन लेगी। क्या आपको इसमें नहीं लग रहा कि कुछ उन्होंने यादवों को कहीं ना कहीं टारगेट किया? ऐसा आपको कुछ लगता है? मतलब शायद मंशा वो कह सकते होंगे कि गाय छीन लेगी, गाय क्यों नहीं बोला उन्होंने?
पता नहीं मोदी जी इस बार गाय और मतलब भैंस को क्यों मतलब राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। भैंस भी खुद कंफ्यूज होगी कि इतना, क्योंकि जनरली आप गांव में भी देखिए तो मतलब भैंस के दूध को मतलब बोला जाता है कि नहीं, थोड़ा उसमें ज़्यादा फैट है, उसको नहीं खाया जाए। तो सब लोग गाय का दूध, गाय का घी प्रेफर करते हैं। लेकिन पता नहीं इस बार मोदी जी ने क्यों भैंस को ज़्यादा मतलब पॉलिटिकल मतलब सिनेरियो में प्रेफरेंस दिया है। मुझे तो ये पूरा राजनीति समझ नहीं आ रहा है। मुझे इस पूरे राजनीति का मकसद बस एक ही लगता है कि जनता के जो मुद्दे हैं उनसे भटकाओ उनको, और इसी तरीके के गाय भैंस बकरी में उनको उलझाए रखो, उनको शिक्षा तक नहीं पहुंचने दो। क्योंकि वो कर तो रहे हैं प्राइवेटाइज़, तो जो एक जिनके पास 2 भैंसें भी हैं तो वो प्राइवेट में आके तो पढ़ नहीं सकेंगे। यहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी में तो पढ़ नहीं सकेंगे, वहाँ पढ़ना भी नहीं चाहिए जहाँ जैसी स्थिति गलगोटिया यूनिवर्सिटी की दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जन मुद्दों से भटकाने का ये पूरा बयान है, और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इस तरीके के बयान दे के जनता में एक डर फैलाया जाए इंडिया गठबंधन के खिलाफ कि अगर आएगा तो आपका आधा आपके संपत्ति पे पहला अधिकार किसी और का होगा, मतलब जो मुसलमानों का होगा। हाँ, मुसलमानों का होगा। तो इस तरह से डर फैला के मतलब जन मुद्दों की बात नहीं करना। आज का आखिरी सवाल, 10 साल से प्रधानमंत्री जी, एक ही आदमी प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी जी, अगर तीसरी बार किसी भी प्रकार से जोड़ तोड़ से गठबंधन से तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन ही जाते हैं, तो आप अपने माध्यम से अपना भविष्य और भारत के युवाओं के भविष्य को कैसा देखते हैं? मोदी जी अगर इस बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मतलब जहाँ तक युवाओं का भविष्य के हिसाब से देख रहा हूँ तो मुझे तो नौकरियाँ मिलती नहीं दिख रही हैं। 10 सालों में भी नहीं मिली हैं, और नौकरी मिलती नहीं मिली है, मतलब मिलती दिख भी नहीं रही है। मतलब अगर जीते वो तो मुझे लग रहा है कि लोगों को और थोड़ा सजग होना पड़ेगा, और जन संघर्षों से ही बात बनेगी। तो जन संघर्षों को भी थोड़ा मतलब और बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा। सभी लोगों को जनता के बीच में जाने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी अगर जीतेंगे तो उनका एक मकसद है, वो प्राइवेटाइज़ करेंगे। वो जो उनके कुछ पूंजीवादी मित्र हैं उनको मतलब उनके बेनिफिट में काम करेंगे। वो आम जनता, वो चाहे अभी भैंस पालने वाला हो या गाय पालने वाला हो, किसी के उसके हक में बात नहीं करेंगे। वो चीज़ों को मतलब कुछ जिस तरीके का पूरा देखिए कि भारत में ये जो इनइक्वलिटी है वो किस तरीके से बढ़ रही है। कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं और मेजॉरिटी जनता वो, और जो गरीबी रेखा है उसके नीचे उन लोगों को फेंका जा रहा है। तो वो मुझे लगता है कि अगर वो जीते तो ये गैप है वो और वाइडन होगा, गरीब और गरीब होगा, और जो अमीर है वो और अमीर होगा। अगर जनता को इसीलिए ये जो आने वाला चरण है इलेक्शन का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और लोगों को समझना पड़ेगा कि ये मतलब गाय का राजनीति, भैंस का राजनीति करके, मंगलसूत्र का डर दिखा के मतलब इस पूरे डर में वोट ना करें, बल्कि समझें कि किस तरीके से उनको भटकाया जा रहा है। और जब वोट करने जाएं तो मुद्दों को ध्यान में रखें, अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखें, और अपने मतलब सारे मतलब देश के भविष्य को ध्यान में रख के वोट करें। साथियों, हम बात कर रहे थे बहुत ही प्रतिभाशाली विद्वान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्पेनिश डिपार्टमेंट के अमृत राज से। स्पेनिश के क्षेत्र में काफ़ी महारत हासिल है, साहित्य, समाज और राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं। बचपन से राजनीति, चाहे वह गांव की हो, समाज की हो, जिला की हो, राज्य की हो, देश की हो या दुनिया को हो, बहुत करीब से देखते रहे हैं। हमने इनसे बातचीत की। इनका मानना है कि भागलपुर के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं अजीत शर्मा जी,
कि जीत लगभग सुनिश्चित है, रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा। ऐसे बहुत सारे लोकसभा के सीट हैं अलग अलग राज्यों में जहां पर भाजपा पिछली बार जीती थी, उसके पहले भी जीती थी, लेकिन 10 सालों में भाजपा के नेता चाहकर भी अपने क्षेत्र में मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर वोट मांगते नहीं दिख रहे हैं। देखते हैं 2024 के लोकसभा का परिणाम क्या होगा, यह तो 4 जून को ही शाम को पता चलेगा। अगर आपको मेरे चैनल का डिबेट अच्छा लगता है, अगर आप मेरे मुद्दों को पसंद करते हैं और आपके अपने मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि ईमानदारी से उसे उठाया जाए, तो आप मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए और अपने मुद्दे भी बताइए। हम ईमानदारी से प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से उठाने का और सरकार तक उनको पहुंचाने का। अमृत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही कीमती वक्त आपने निकाला अपने बिजी शेड्यूल से। आपको भी बहुत धन्यवाद धर्मराज। बहुत बहुत शुक्रिया सर।